आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। 5 बज चुके हैं। 5 का पंच लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, आज इस प्रोग्राम में हम जहां भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो कशीदगी है गुज़िश्ता कुछ दिनों के दौरान जब से पहलगाम हमला हुआ है उसके बाद ही इस प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं। मुख्तलिफ मेहमान भी हमारी इस प्रोग्राम में हमारा साथ दे रहे हैं, लेकिन आज भी जो कुछ मेहमान हैं वो भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर इस वक्त जो आ रही है, एक बार फिर भारत की जानिब से पाकिस्तान के इस वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की यूट्यूब चैनल पर पाबंदी आयद कर दी गई है। उसके साथ साथ ही साबिक़ जो पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, उनके जो इंस्टा अकाउंट्स हैं उन पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। एक बार फिर जहां पर भारतीय हुकूमत की जानिब से पहले भी कुछ तकरीबन 16 के करीब यूट्यूब चैनल्स पर पाबंदी आयद कर दी गई है, वहीं अब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के यूट्यूब चैनल पर पाबंदी आयद कर दी गई है और शिकायत पर वज़ीर आज़म की तकरीर भी यूट्यूब से हटा दी गई है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने यूट्यूब पर जो तकरीर की थी उसको भी वहां से हटा दिया गया है और उसके साथ साथ ही बाबर आजम मोहम्मद रिजवान के इंस्टाग्राम अकाउंट्स पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। उससे पहले भी मुख्तलिफ जो पाकिस्तान के फिल्मी सितारे हैं उनके भी अकाउंट्स भारत में बंद कर दिए गए, जो उनके इंस्टा अकाउंट्स है उन्हें भी बंद कर दिया गया है और अब क्रिकेटर मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम के इंस्टाग्राम अकाउंट्स पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। शोएब अख्तर जो पाकिस्तान के साबिक़ क्रिकेटर, उनका यूट्यूब चैनल भी कुछ दिन पहले उस पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है, लेकिन अब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जो यूट्यूब चैनल है उस पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो हालात इस वक्त हैं कशीदा, क्या उसमें नरमी आई है कुछ दिनों के दौरान? क्या मुज़ाकरात, जो आलमी दबाव इस पर भी है कि मुज़ाकरात से मसले को हल किया जाए, ये भी जानने के लिए हमारे साथ जो मेहमान आज के हैं उनसे आपका तारुफ कराते हैं। सबसे पहले कर्नल एस.के. मंगोत्रा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में जुड़ने के लिए, डिफेंस एक्सपर्ट, और उसके साथ साथ ही प्रोफेसर ललन प्रसाद जो कि फॉरेन एक्सपर्ट हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले मंगोत्रा जी, आपसे जानने की कोशिश करेंगे, जो भारत और पाकिस्तान के दरमियान कुछ दिनों से लगातार कशीदगी नजर आ रही थी, एक दो दिनों या कुछ दिनों से उस कशीदगी में थोड़ी सी नरमी नजर आ रही है। गौर जी, पहले बहुत बहुत नमस्कार आपको जी, इनवाइट करने के लिए। मैं पहले आपको ये क्लियर कर दूं कि ये जो आप नरमी की बात कर रहे हैं, ये आपने पता नहीं किस तरफ इशारा कर रहे हैं, क्या है। कोई भी नरमी किसी भी तरफ इस वक्त नहीं है। पूरा हिंदुस्तान जो है, जो हमारा आवाम है, वो पूरा इस वक्त जो है वो पूरे जोश में बैठा हुआ है और पूरा इसको मुल्क की जो है मजम्मत चाहता है कि हम इसका बदला जो है वो लिया जाए। जी। दो बहुत अच्छी चीजें हुई हैं जो कि हमारे इस पहलगाम की इस वारदात से, एक तो ओवरग्राउंड और अंडरग्राउंड वर्कर्स हैं, उनके ऊपर बहुत तशदीद और बहुत तेजी से काम होना जो है वो शुरू हुआ है, और जो कि निहायत पहले ही जरूरी था। और दूसरी बात ये है कि ये नरमी गौर जी, ये अब नहीं चलेगी। जो पानी है वो सर के ऊपर से गुजर चुका है। आपने देखा है कि राजनीतिक प्रेशर, मिलिटरी प्रेशर और हमारे अवाम का भी, यहाँ तक कि पाकिस्तानी अवाम भी हाथ जोड़कर मोदी जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि हमें निजात दिलाइए इन जनरलों से। यहाँ पे हम लोग तंग आ चुके हैं। आप जब ऐसा माहौल है तो कहाँ पर नरमी की जरूरत है। और वैसे भी आप जानते हैं कि पाकिस्तान के पास इस वक्त ना तो पेट्रोल है, ना उनके पास ये ताकत है कि वो हमारे से लड़ सके। और आप अगर इसका रिजल्ट जो है वो बहुत जल्द देखेंगे, आपके सामने आ जाएगा। तेल क्या है, तेल की धार जो है वो सामने आएगी। नाई के कटे हुए बाल जैसे हम बोलते हैं वो आपके सामने आ जाएगा चंद दिनों का जो है वो। ठीक है, दोबारा मैं आपके पास आऊंगा। ललन जी, आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से हम कशीदगी की, भारत और पाकिस्तान की कशीदगी की बात कर रहे हैं, ऐसे में अगर हम बात करेंगे जो हमसाया मुल्क हैं, चाहे हम चीन की बात करेंगे या कि अफगानिस्तान की बात करेंगे या ईरान की बात करेंगे,
इनका ऐसे में अगर भारत और पाकिस्तान के दरमियान जंग होती है, मिलिट्री एक्शन होता है, तो ऐसे में इनका क्या कुछ रोल रहता है, इनका क्या कुछ रोल रहेगा भारत और पाकिस्तान के तय? देखिए, बहुत से देश हिंदुस्तान के साथ हैं, कुछ देश पाकिस्तान के साथ भी हैं। जो देश पाकिस्तान के साथ हैं उसमें सबसे बड़ा उनका मित्र तो चीन है, और बाकी कुछ और मुस्लिम देश हैं, लेकिन बहुत ज्यादा मुस्लिम देश भी उनके साथ नहीं है। और सऊदी अरब और यूएई और इजिप्ट और इतने बड़े बड़े मुस्लिम राष्ट्र हैं, वो सब भारत के साथ हैं। ईरान की स्थिति अभी कोई बहुत क्लियर नहीं है कि वो किसके साथ क्या रहेंगे, लेकिन अभी तक उनका झुकाव पाकिस्तान की ओर है, ये बात तो ठीक है। बाकी बड़े बड़े दुनिया के राष्ट्र है, अमेरिका है और रूस है और ये यूरोप के कंट्रीज हैं, फ्रांस है और जो इधर जापान है और देश हैं, जर्मनी है, ये सारे भारत साथ हैं, ऑस्ट्रेलिया है, और सब ने एक स्वर से भारत के को समर्थन देने को कहा है। उन्होंने कहा कि भारत के ऊपर जिस तरह से हमला हुआ है, आतंकी हमला, ये बहुत निंदनीय और बहुत जघन्य काम है, और जिन लोगों ने भी किया है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। ये सारे देश, बड़े बड़े देश जितने दुनिया के और हमारे और जितने मित्र देश हैं, सब ने एक स्वर से ये बात कही है। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा सहारा भी है कि दुनिया आज हमारे साथ है, और दुनिया ये जान गई है कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है, एक रोग स्टेट है, और इसके ऊपर कड़ाई से एक्शन होना चाहिए। क्योंकि आपको पता कि अमेरिका में भी जब इतना बड़ा कांड जो हुआ वो पाकिस्तानियों ने किया था, जो वर्ल्ड ट्रेड बिल्डिंग गिराई गई और इतने बड़े काम हुए। तो पाकिस्तान सारी दुनिया में बदनाम हो चुका है, और थोड़े से चंद मुल्क हैं ऐसे जो पाकिस्तान को अभी भी सहयोग दे रहे हैं। चीन का अपना इंटरेस्ट है, और चीन वो जो अपना कॉरिडोर बना रहा है, ट्रेड कॉरिडोर, वो पाकिस्तान वो पाक ऑक्युपाइड एरिया जो हमारी एरिया एक्चुअली उसके थ्रू होके जाता है, और पाकिस्तान वो एरिया उनको देने के लिए तैयार है। तो उस लालच में चीन उनके साथ मिला हुआ है। और दूसरी बात यह है कि चीन से, चूंकि चीन ये देख रहा है कि भारत तो बहुत तेजी से एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में बढ़ रहा है, और एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था भी दुनिया की बनता जा रहा है। तो ऐसे में जाहिर है कि वो हमारी टांग खींचने की कोशिश करेगा, और इसलिए वो पाकिस्तान की मदद कर रहा है। पहले भी चीन हमारे ऊपर आक्रमण कर चुका है। हालांकि भारत एक ऐसा देश है जिसकी वजह से चीन आज संयुक्त राष्ट्र संघ में है। शायद आपको पता होगा कि जब संयुक्त संघ में परमानेंट मेंबर्स के अपॉइंटमेंट हुए थे, तो उस समय भारत ने चीन का समर्थन किया था। बल्कि उस समय अगर भारत चाहता तो भारत स्वयं बन सकता था, लेकिन भारत ने चीन का, पंडित नेहरू ने चीन को समर्थन दे दिया उस समय। तो ऐसा नमक हराम देश जो जिसको हमने मदद की अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में इतनी बड़ी जगह बैठने के लिए, उसके बाद फिर चीन ने हमारे ऊपर हमला भी कर दिया। अब जो लोग 1960 के दशक की बात मैंने खुद अपनी आंखों से देखी है, जब चाउ एन लाई आए थे चीन के प्रधानमंत्री, तो बड़े जोर से उनका स्वागत हुआ था, बड़े जोर गर्मी के साथ स्वागत हुआ था दिल्ली में। और पंडित जी ने उनको सड़कों पर कैसे कैसे घुमाया, और लाखों की जनता में इकट्ठा हुई, और हिंदू चीनी भाई भाई के नारे लगाए। और उसके बाद यहाँ से जाने के थोड़े दिनों बाद उन्होंने हिंदुस्तान पर आक्रमण कर दिया। तो चीन ऐसा देश है, वो किसी का नहीं है, वो पाकिस्तान का भी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के साथ जिस समय उसके इंटरेस्ट है वो, इसलिए वो चीन के प्रधानमंत्री चीन ने कहा भी कि पाकिस्तान हमारा रणनीतिक साझेदार है, इसलिए हम तो उसकी मदद करेंगे, हम उसके साथ खड़े हैं। उन्होंने उनसे कहा, लेकिन दूसरी तरफ उनके राजनयिक। जी, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। अब जरा मंगोत्रा साहब आपसे जानना चाहूंगा, एक पहले जो हुकूमत की जानिब से जो कार्रवाई की गई है, पहले डिजिटल स्ट्राइक भी हुआ है, यूट्यूब चैनल्स वगैरह, इंस्टा, वो भी सब बंद हुआ, डिजिटल स्ट्राइक हुआ है, डिप्लोमेटिक स्ट्राइक भी हुआ है, सफारती सतह पर बहुत सारे जो स्टेप्स हैं हुकूमत की जानिब से उठाए गए हैं। अब क्या 2019 की तरह या उससे पहले की तरह सर्जिकल स्ट्राइक होगी, या इससे बड़ा कोई होगा? और अगर एस्केलेट होता है भारत और पाकिस्तान के दरमियान, तो इसके कितने चांसेस हैं एस्केलेट होने के? देखिए गौर जी, एस्केलेशन, लड़ाई तो होगी, एस्केलेशन जो है उसका मुझे बहुत कम चांसेस लगते हैं। वो इसलिए कि मैक्सिमम 3 to 4 डेज पाकिस्तान अपने घुटने टेक दे,
तो एस्केलेशन जो है वो सवाल ही पैदा नहीं होता कि हमारी एस्केलेशन जो इतनी लंबी चले कि हम लोग इनके घुटने टिक जाएंगे और या हमारे उनके ऊपर आ जाएंगे कि हमें किसी भी तरीके से जो इसे छोड़ा जाए। मैं एक चीज और बता दूं आपको क्लियरली, जो अभी बातचीत कर रहे थे कि 1962 में 54 लाइफ आए और हिंदू चीनी बाय बाय के नारे लगे थे जी। उस वक्त हमारे हालात कुछ और थे। वो वाला लेट्स नॉट फॉरगेट गौहर एंड ऑल द कंट्रीमैन दैट ये जो अभी हिंदुस्तान है ये 1962 वाला हिंदुस्तान नहीं। उस वक्त हम शर्माते थे किसी देश के साथ बात करने के लिए। आज हम अपने किसी भी देश हमसाए हुए किसी भी मुल्क के साथ जो सुपर पावर भी हो आंख में आंख मिलाकर बात करते हैं, क्योंकि आज हम सक्षम हैं कि हम अपने पैरों पर खड़े हो चुके हैं और किसी भी आने वाले उसके लिए अंजाम के लिए हम लोग रेडी हैं। पूरा भारत देश इस वक्त तैयार है, पूरा भारत देश इंतजाम लेना चाहता है इसका। और ये एस्केलेशन नो क्वेश्चन। बाकी रह गया कि आपका चाइना का है, इनका है। देखिए चाइनीज का सर ने अभी बयान किया कि वो उनको जब तक मतलब रहता है उनको पाकिस्तान से मतलब है। दे डोंट फॉरगेट, उनको ये मालूम है पक्का कि सबसे बड़ी मार्केट जो हमारी है चाइना की वो हिंदुस्तान है। सबसे मैक्सिमम आज अगर हम चाइना का माल लेना बंद कर दे तो चाइना भी घुटनों पे आ जाता। तो इसलिए आजकल बिल्कुल सीधी बात है कि भाई सवारी अपने सामान का ख्याल जो है वो खुद रखे। तो भारत इस वक्त सक्षम है, ना तो हमको किसी की तरफ देखने की जरूरत है, ना हमको किसी की मदद की जरूरत है, और ना ही हम चाहते हैं कि हम हमारे ऊपर कोई प्रेशर करें, और ना ही हम प्रेशर को बर्दाश्त लेंगे ना करेंगे। हाँ, कोई हमारे हित में बात होगी जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स को वो ठीक लगेगा, वो उस वक्त देखा जाएगा जब हम लोग टेबल पर बैठेंगे। ठीक है, मैं दोबारा आप दोनों के पास दोबारा ब्रेक के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। प्रोग्राम 5 के पंच में नाजरीन हम बात कर रहे हैं भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो कशीदगी है इस पर बात कर रहे हैं और हमारे साथ मेहमान भी है। अब ज़रा प्रोफेसर ललन साहब आपसे जानने की कोशिश करूँगा। देखिए भारत जो है एक ट्रेड के लिए, हर किसी कंट्री के लिए एक जब तिजारत करना होगा तो एक बड़ी मार्केट है भारत। ऐसे में चीन भी नहीं चाहेगा कि वो रिश्ते भारत के साथ ख़राब करे, क्योंकि एक बड़ा मार्केट है ये अगर ट्रेड की हम बात करेंगे। हाँ, ये तो जाहिर है। कर्नल साहब ने जो बात अभी कही, देखिए भारत दुनिया का इस वक्त सबसे बड़ा मार्केट है। भारत के जो मध्यम श्रेणी की इनकम के लोग हैं उनकी आबादी पूरे यूरोप के बराबर है जी। और चीन का बहुत सारा माल भारत आता है। भारत चीन का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर रहा है कुछ वर्षों से पीछे, और लगभग 100 अरब के करीब डेफिसिट है इंडिया का चीन के साथ। तो ऐसे में चीन के लिए, चीन के आर्थिक इंटरेस्ट में तो यही है कि वो भारत के साथ रहे। आपने देखा होगा जो न्यूज लेटर्स आ रही है, चीन के बंदरगाह सड़ रहे हैं और कोई खरीदार नहीं, क्योंकि अमेरिका को जो माल जाता था वो सारा बंद पड़ा हुआ। बहुत से कार्गो वहां से हटाए जा रहे हैं और चीन घबराया हुआ इस समय, क्योंकि छोटे छोटे देशों को चीन कितना माल बेचेगा। जो बड़े देश हैं, भारत है, अमेरिका है, ऐसे देशों को ही चीन का सबसे ज्यादा व्यापार है। सबसे बड़ी मात्रा में माल उनका, हम बहुत बड़ी मात्रा में उनका माल हम कमाते रहे हैं। हालांकि हमारी इकानमी के लिए उन्होंने हमें बहुत परेशान भी किया, और इसके पहले जो सरकार थी यूपीए की, उसके टाइम में बहुत सारे लाइसेंस चीन को दे दिए गए थे और चीन से चीजें बहुत कम दाम में, जो यहाँ पर जितने में बनती थी उससे कम दाम में यहाँ चीन ने डंपिंग शुरू कर दी थी। यानी यहाँ तक कि गणेश जी, लक्ष्मी जी की मूर्ति और दिवाली पर जो लड़ियां से जाए तो वो सब चीन से आते थे। इतना बड़ा चीन, इतना बड़ा मार्केट चीन ने कैप्चर कर लिया था उस वक्त गवर्नमेंट की मेहरबानी से। खैर मोदी जी के आने के बाद से कम ये तो इस पर थोड़ी लगाम लगी कि हम अब कोई जो बहुत जरूरत की चीजें होती है वही हम चीन से मंगाते हैं, जो टेक्नोलॉजी के लिहाज से हमें जरूरी है, या जो रॉ मटेरियल ऐसे हैं कि जो हमारे पास नहीं है, या जो टेक्निकल नो-हाउ हमारे पास नहीं, तो हम चीन से वही चीजें खरीद रहे हैं जिसके हमें बहुत जरूरत है। फालतू की चीजें खरीदना हमने बंद कर दिया। फिर भी हमारा उनके साथ बहुत बड़ा ट्रेड है, और अगर चीन हमसे भी पंगा लेना चाहता है तो फिर चीन को भी सोचना होगा कि उसकी इकानमी का क्या होगा। ऑलरेडी उस चीन का जो ग्रोथ रेट है नीचे जा रहा है, भारत से बहुत नीचे आधा हो गया है।
तो देखिए इस स्थिति में चीन खुलकर लड़ाई के मैदान में आएगा ये तो कहना बड़ा मुश्किल है। बाकी ये तो उनकी रणनीति क्या होगी अभी कोई इसको प्रेडिक्ट नहीं कर वक्त ही सकता, बताएगा। अब जरा क्योंकि कर्नल जी, पाकिस्तान से उनको मिलना क्या है जी लॉन्ग टर्म में, पाकिस्तान से चीन को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है। ये जो कॉरिडोर की बात थी वो इंडिया ने ब्लॉक कर दिया है ऑलरेडी, और वो जो उनकी इतनी बड़ी जो ख्वाहिश, उनकी इतनी बड़ी जो ड्रीम वो देख रहे थे कि हम ये पूरे रीजन को अपने ट्रेड रूट में ले आएंगे, यहाँ से लेकर और कोरिया तक और इधर लेकर यूरोप तक, और तो वो सारा बीच में जगह जगह रुक गया और भारत ने भी उसको रोका। भारत ने पहले ही मना कर दिया कि हम इसका समर्थन नहीं करते, और चूंकि हमारी एरिया से ले जा रहे हैं तो हमारा इंटरेस्ट है पहले तो हम अपने ऑक्युपाइड एरिया को खाली कराएं। तो अब हमारा जो लक्ष्य होना है, और मैं समझता हूँ जो हमारी सरकार का भी लक्ष्य है, कि हमें पीओके को खाली करा देना है, पीओके को अपने कब्जे में ले लेना है पहले, और जो लड़ाई होगी बस इतनी लड़ाई होनी है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को हम खाली करा के ले लेंगे पाकिस्तान के हाथ से। और दूसरा ये कि बलूचिस्तान में इंडिपेंडेंस स्ट्रगल चल रहा है, और आप देख रहे हैं रोज पाकिस्तान की सेना मारी जा रही है, तो वो ऑटोमेटिक हो सकता है थोड़ा बहुत हमारी मदद की जरूरत पड़ी है, उनको जरूरत पड़ेगी तो हम मदद करेंगे, देखेंगे जैसी जरूरत पड़ेगी। अगर पाकिस्तान हमारा दुश्मनी रखता है तो हम भी कुछ न कुछ करेंगे उसके लिहाज से। लेकिन हमारा लक्ष्य तो ये कि हम पीओके रहेंगे, और इसका बदला जो उन्होंने हमारे ऊपर हमेशा इतने वर्षों से हमें सता रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, और जो स्थिति उन्होंने पैदा की है, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा कि 1000 साल भारत को हम खून बहाएंगे, और उनके बेटे भी खूब आजकल चिल्ला रहे थे, लेकिन जहाँ लड़ाई की बात हुई तो बेटे तो उनके बिल में घुस गया, बिलावल साहब उनके जो पोते हैं, और परिवार को भेज दिया कहीं बाहर, अब बोलती बंद हो गई है। तो पाकिस्तान के ज्यादातर नेता आप जो बयान दे रहे हैं, देखिए वो बदल रहे हैं बयान। पहले तो उन्होंने धमकी देना शुरू किया कि हमारे पास परमाणु बम है और ये हम भारत को सबक सिखा देंगे, ये है, लेकिन अब वो आवाज धीरे धीरे कम होती जा रही है। ठीक है ललन जी, मैं दोबारा आपके पास आऊंगा। अब जरा मंगोत्रा जी आपसे जानना चाहेंगे, दोनों जो कंट्रीज हैं न्यूक्लियर हथियार रखते हैं, दोनों के पास जौहरी हथियार हैं, ऐसे में क्या इनका इस्तेमाल हो सकता है आने वाले वक्त में? पाकिस्तान अगर ऐसा कोई कार्रवाई करता है तो वो एक बहुत बड़ी गलती करेगा। मैं तो ये कहूंगा कि वो एक बहुत बड़ी गलती करेगा, क्योंकि आपको याद होगा कि एक बार अटल बिहारी वाजपेयी जी से ये कहा गया था कि भाई पाकिस्तान आपके ऊपर हमला करने वाला है, न्यूक्लियर हमला करने वाला है। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जवाब दिया था कि ठीक है, मैं 25% हिंदुस्तान दे दूंगा, पर कल आपको जो पाकिस्तान का नक्शा है वो वहां पर मौजूद नहीं मिलेगा। तो ये चीज जो है ये वो भी जानता है, पूरी दुनिया जानती है, पाकिस्तान भी जानता है कि क्या करना और क्या नहीं करना, क्योंकि उनके लिए भी वो है कि उनका अपना जो नुकसान है वो बहुत भारी नुकसान हो। वो हमें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि ये लोग क्या किस बात पर लड़ना चाहते हैं, क्या है इनके पास जो हमारे से लड़ना चाहते हैं। हम हमसाया मुल्क होने के वास्ते हम लोगों ने पाकिस्तान के साथ 1947 से आप देख लीजिए हमारे तमाम प्राइम मिनिस्टरों ने प्राइम मिनिस्टर में थे जो हमने कोशिश करी कि इनके साथ अच्छे रिलेशन जो है वो चले, पर हमें समझ में नहीं आकर, क्योंकि वहां उनका कोई सोच ही ऐसी है उनकी कि हमको अपने हमसाये से रिलेशन अच्छे रखने हैं। वो कश्मीर को एक मुद्दा लेकर बातचीत करके सॉल्व हो सकता है, अगर बातचीत करके सॉल्व हो सकता तो आप बैठे किसके साथ बैठे हम लोग? भाई आपको ये भी कि यहाँ उस मुद्दे को सॉल्व करने के लिए तैयार ही नहीं है। उन्होंने एक वही रखा हुआ है कि ठीक है, अब जो थी वो हद जो है वो गुजर चुकी थी। जो इन्होंने अभी ये हमारे 28 सिविलियन में बेहथियार सिविलियनों को जो मारा है उसका जवाब जो है वो पाकिस्तान को हमें देना पड़ेगा, और इसके लिए पूरा देश जो है इस वक्त वो बिल्कुल तैयार बैठा है, और पाकिस्तान को इसका जो हिसाब है वो देना पड़ेगा। ठीक है ललन जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, ऐसे में क्या बातचीत की कोई रास्ता जो है वो खुला है या खुलने की उम्मीद है? ऐसे में अगर मिलिट्री एक्शन भी होता है उसके बाद हम बात करेंगे, मुस्तकबिल के दौरान क्या ऐसे चांसेस है दोनों मुल्क के दरमियान, या जिस तरह से अभी भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का मानना है कि जो कशीदगी है कम करने के लिए आप बातचीत करें, शायद कोई रास्ता हो, तो ऐसे में आने वाले वक्त के दौरान?
हम नहीं कह सकते कि आने वाले वक्त में हम वार्ता करेंगे, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस ने हमारे लिए क्या किया। जब कश्मीर मुजाहिदों ने पाकिस्तान ने हमला किया और हमारी बहुत बड़ी एरिया ऑक्युपाई कर ली, तो हम तुरंत गए यूनाइटेड नेशंस के पास। पंडित जी तुरंत उन्होंने यूनाइटेड नेशंस से अपील किया कि हमारी एरिया खाली कराइए। आज तक यूनाइटेड नेशंस ने क्या किया? हर साल यूनाइटेड नेशंस की मीटिंग्स में कश्मीर का मामला उठता है और हर साल फिर हमें जवाब देना पड़ता है। वो बोलते हैं, हम बोलते हैं, बात किस बात की होगी? संयुक्त राष्ट्र संघ तो एक टूथलेस बॉडी है और खाली वो सिर्फ वो भाषण दुनिया भर के लोग आगे देख के जाते हैं। एक्शन वो करना उनके बस की बात नहीं है। तो जब 75 साल में उन्होंने समस्या का हल नहीं निकाला, तो अब बातचीत से क्या समस्या का हल निकलेगा? अब तो मेरे ख्याल से लड़ाई एक ही ऑप्शन रह गया है कि हम हमला करके वो अपनी एरिया वापस ले, और हम करेंगे। हमें विश्वास है कि हमारी सरकार इस बार के लिए प्रतिज्ञा है कि जैसे भी होगा उस एरिया को हम अपने कब्जे में दोबारा लेंगे। बातचीत की बात है, ठीक है, जब लड़ाई खत्म होगी इसके बाद जो बातचीत करनी होगी करेंगे जी। इसके पहले क्या बातचीत करनी है? बातचीत का कोई स्कोप नहीं। ठीक है, मंगोत्रा जी आप अपनी बात रखिए। देखिए गौर जी, 1965 में हमने इनका एरिया वापस दे दिया। 1971 में जब भी हमारे पास 47 में सब हो गया था, ठीक हो गया, फिर इन्होंने हम पर हमला कर दिया। उसका जवाब दिया, कुछ लैंड और वहीं जमीन दे दी। आप जैसे जब इन्होंने ललन जी ने कहा है कि यूनाइटेड नेशन ने क्या किया, हम उसी को जैसे पंडित जी गए, उन्होंने कोई फैसला नहीं दिया। आज तक इस बात के लिए हम लोग लड़ रहे हैं और अभी हमको यूनाइटेड, मैंने आपको पहले ही कहा कि हमें अभी किसी मुल्क की तरफ नहीं देखने की जरूरत है। जो भी डिस्कशन होगी हम लोग करेंगे, हम लोग बैठेंगे, किस पर बैठेंगे, कौन से टेबल पे बैठेंगे, ये डिसाइड होगा इस वारदात के बाद। जो हमारी अभी जो शिद्दत चल रही है इसका फैसला होने के बाद ही होगा। देखिए 1965 में हम लोगों ने हाजी पीर को वापस दे दिया, जिसमें हमारी लाल बहादुर शास्त्री जी चले जी। 1971 में भी हम मिलिटरली फेल नहीं हुए बट पॉलिटिकली फेल हो गए। 92,000 प्रिजनर ऑफ वॉर हिस्ट्री है ये पूरे दुनिया के अंदर के, आज तक किसी ने प्रिजनर ऑफ वॉर नहीं बनाए और हमने उनको वापस दे दिए। और उसके बजाय हम लोग अपना कोई फैसला इंदिरा गांधी जी नहीं ले सकी। और अब जो होगा, अब जो है फैसला जो होगा वो बैठकर जो होगा वो बिल्कुल ऑन ग्राउंड होगा और ये वो फैसला होगा जो कि अगले आने वाले 100-200 साल तक जो है दोनों कंट्रियों को मंजूर होगा, हमें होगा और वो साइन करेंगे उसके ऊपर, वो होगा इसका। और आप देखते जाइए इसका रिजल्ट आपके सामने आएगा। और हम क्यों, किस लिए हम लोग डर रहे हैं? हम किस लिए अपने को नीचे करें? हम लोगों ने बहुत चांस दे दिए पाकिस्तान जी। हम यहां तक कि हमारे प्रधानमंत्री गाड़ी लेकर इनसे बातचीत करने गए। प्रेसिडेंट हमारे जो प्रधानमंत्री हैं आते हुए काबुल से वहां पर पाकिस्तान में हो गए कि किसी तरीके से हमारे रिलेशन हमसाये के साथ अच्छे हों, हम इनके साथ मिलजुल के रहें, इनकी भी तरक्की और हम। पर ये मुल्क चाहता ही नहीं अपनी तरक्की कर, और आज उस कगार पर आ गया है कि इनके लोग जो हैं, जो इनका आवाम है, वो इनको गालियां दे रहा है। आज खाने के लिए कुछ नहीं है इनके पास। हम तो हैरान होते हैं कि जब आटे का भाव और चीनी का भाव और चावल का भाव सुनकर, वहां एटलीस्ट हिंदुस्तान में हम लोग संपन्न हैं और आज हमारी आर्मी जो है वो नहीं है जैसा मैंने गौर जी आपको कहा कि जो 62 वाली आर्मी थी। चाइना को भी मालूम है और चाइनीज भी इस बात में वो कहेंगे भैया आपकी लड़ाई है, आप अपना फैसला करिए, जैसा वो बोलते हैं करिए, हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, जो छोटा मोटा काम होगा वो हम करेंगे आपके लिए। तो ये फैसला जो है वो अब इस शिद्दत के बाद ही होगा, उससे पहले नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। एसके मंगोत्रा साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और प्रोफेसर ललन प्रसाद आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। तो नाजरीन फिलहाल इस प्रोग्राम 5 के पक्ष में आज मेरे साथ इतना ही। आप गुलिस्तान न्यूज़ देखते रहिए। गुलिस्तान न्यूज़ पर खबरों, तज्ज़िये और तबसरों का सिलसिला जारी रहेगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।